हेलो एवरीवन। यह हमारा एसएससी पे पार्ट 7 है, यानी यह हमारा 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो में हमने एसएससी के बारे में, उसके बाद एसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जैसे जीडी कांस्टेबल के बारे में, सीएचएसएल के बारे में, एमटीएस के बारे में, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में, जूनियर इंजीनियर के बारे में, जो एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसके बारे में हमने बात किया था। आज का जो वीडियो है वो है स्टेनोग्राफ़र पर, जिसका एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट करती है। तो जानते हैं जो स्टेनोग्राफ़र है क्या, इसकी सैलरी क्या है, पोस्ट क्या है, इसके डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, स्किल टेस्ट क्या है, ये सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टेनोग्राफ़र होता क्या है, व्हाट इज़ अ स्टेनोग्राफ़र। तो स्टेनोग्राफ़र जो होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपकी आवाज़ को सुन के उसे टाइप करता है। यानी कि स्टेनोग्राफर इज समवन हु टाइप्स व्हाट पीपल से, यानी कि आप जो बोलते हैं वह उसे टाइप करता है। अगर आप स्टेनोग्राफर बन जाते हैं तो आपको यह जो क्विकली टाइप करना पड़ता है। जिस तरह कैमरा जो है वो फ़ोटो को तुरंत कैप्चर करता है, उसी तरह जो स्टेनोग्राफर होता है वह आवाज़ को कैप्चर करता है। आवाज़ को कैप्चर करके तुरंत उसे कीपैड की सहायता से या फिर कीबोर्ड की सहायता से लिखता है। अब स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है, तो एसएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। अब बात करते हैं जो इसमें कितने पोस्ट होते हैं, कितने ग्रेड पे पोस्ट होते हैं। 2 पोस्ट होते हैं स्टेनोग्राफर, ग्रेड सी और ग्रेड डी का पोस्ट होता है। हम बात करेंगे जो ये ग्रेड डी और ग्रेड सी क्या है, उससे पहले इसकी सैलरी जान लेते हैं। तो जो ग्रेड डी है उसकी सैलरी लगभग सब सारे भत्ते मिला के 35 से 37 हज़ार के बीच आती है। और जो ग्रेड सी है उसके सारे होम रेंट, ये सब गाड़ी का ये सब खर्चा लेके सब 50 हज़ार के आसपास जाती है ये इनकी सैलरी। अब डिफरेंस क्या है ग्रेड सी एंड ग्रेड डी में, तो इसका डिफरेंस सैलरी का ही है, काम दोनों का सेम है। हाँ, ग्रेड सी में आपकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा रहनी चाहिए और ग्रेड डी में थोड़ा कम रहनी चाहिए, यही इसमें मेन डिफरेंस है। अब बात करते हैं जो अगर आप स्टेनोग्राफर बनते हैं तो आपको कौन कौन सा डिपार्टमेंट देता है, और अगर आप ग्रेड सी के स्टेनोग्राफर हैं तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, अगर आप ग्रेड डी के स्टेनोग्राफर हैं तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। तो ग्रेड सी के लिए हम बात करते हैं जो इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है। तो पहला है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जिसे शॉर्टकट में कैट कहते हैं, इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जिसे डॉट में CBIC कहते हैं, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जिसे शॉर्टकट में LBSNAA कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसके बाद एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स। तो ये सब जो डिपार्टमेंट्स हैं इनमें आपको ग्रेड सी के स्टेनोग्राफर की पोस्टिंग की जाती है। अब बात करते हैं जो ग्रेड डी, अगर आप ग्रेड डी के स्टेनोग्राफर हैं तो आपको कौन कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाता है। ग्रेड डी जो होता है वो ग्रेड सी से नीचे होता है, ग्रेड सी ग्रेड डी के ऊपर होता है पोस्ट में, हायर पोस्ट होता है ग्रेड सी और लोअर पोस्ट होता है ग्रेड डी। तो अगर आप ग्रेड डी के स्टेनोग्राफर हैं तो आपको राजस्व विभाग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसे शॉर्टकट में CAG कहते हैं, उसमें आपको दिया जाता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में दिया जाता है, डायरेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दिया जाता है, इसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके बाद नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे शॉर्टकट में NTRO कहते हैं, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपकी पोस्टिंग की जाती है, इसके बाद सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जिसे CBI कहते हैं, इसके बाद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जिसे शॉर्टकट में CBIC कहते हैं, इसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मेल कैंडिडेट ही जा सकते हैं, वरना और जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें मेल और फीमेल दोनों की पोस्टिंग स्टेनोग्राफर के रूप में होती है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में, इन सब में आपकी पोस्टिंग की जाती है अगर आप ग्रेड डी के स्टेनोग्राफर हैं तो। अब बात होती है जो अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आप इसका एग्ज़ाम कब दे सकते हैं, किस तरह
इसमें इस पोस्ट को आप हासिल कर सकते हैं। तो पैटर्न की बात हम आगे करेंगे, पहले हम इसके लिए इसकी योग्यता की बात कर लें। तो जो इसकी योग्यता है जो आपका योग्यता में आपका एज 18 से 30 साल के बीच रहना चाहिए, ये एज लिमिट है। इसके बाद जो आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहना चाहिए वो 12th पास रहना चाहिए, यानी कि आपको 12th पास होना ज़रूरी है। इसके बाद इंडियन होना आपका ज़रूरी है, इंडियन सिटीजन आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो तिब्बत से लोग यहाँ आए हुए हैं 1 जनवरी 1962 से पहले, उनके वंशज इसके फॉर्म भर सकते हैं। जो भारत के मूल हैं लेकिन वह पाकिस्तान, बर्मा, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, श्रीलंका यहाँ सबसे माइग्रेट कर चुके हैं, वह इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब बात करते हैं जो स्टेनोग्राफ़र के एग्ज़ाम पैटर्न की, जो पैटर्न ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफ़र एग्ज़ाम। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है यह एक रिटन पेपर कंसिस्ट करता है। जो रिटन पेपर होता है वह 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जिसमें 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि पर क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करता है। इसके बाद इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 बाइलिंगुअल होते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। इसके बाद ये जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग ही होती है। प्रत्येक गलत क्वेश्चन पर -0.25 नेगेटिव मार्किंग की जाती है। अब बात करते हैं जो रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो इसमें 200 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिसमें से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश से आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो सिलेबस क्या है, इसके सिलेबस ऑफ रिटन एग्ज़ाम। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जो आपको पढ़ना होता है वो नंबर सीरीज पढ़ना होता है, ब्लड रिलेशनशिप एंड कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस करना होता है, मिसिंग कैरेक्टर्स करना होता है, पजल टेस्ट, वेन डायग्राम, सीरीज टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, ये सब आपको इसमें पढ़ने होते हैं। इसका जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में आपको बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ सेलिब्रेशन के बारे में पढ़ना होता है, जो भारत में कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है, जैसे स्वतंत्रता दिवस, इस टाइप पे। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी, इसमें जो पढ़ना होता है वह इकोनॉमी ऑफ इंडिया पढ़नी होती है। इसका साइंटिफिक रिसर्च पढ़ना होता है, आपको हिस्ट्री पढ़नी होती है, इंडियन हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना होता है, यानी कि भारत का संविधान पढ़ना होता है, करेंट अफेयर्स पढ़ना होता है, जो वर्तमान में घटी घटनाओं का, सरकार की स्कीमों का, नए लॉ का, ये सब करंट अफेयर्स जो आप जानते हैं। इसका जनरल पॉलिटी इंडियन, यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स आपको पढ़ना होता है। बुक ऑथर्स नेम, यानी कि कौन सा किताब किस राइटर ने या फिर किस लेखक ने लिखा है, ये आपको पढ़ना होता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स डे पढ़ना होता है, इकोनॉमिक सेंस पढ़ना होता है। इसके बाद न्यूज़पेपर, यानी कि करंट अफेयर्स से आपको रिलेटेड जानकारी रखनी पड़ती है। इसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में आपको इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो पढ़ना होता है। साइनोनिम्स, एंटोनिम्स पढ़ना होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है, यानी कि अनेक एक वाक्य की जगह एक वर्ड आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है। उसके बाद वोकेबलरी याद करना पड़ता है। स्पॉटिंग एरर, यानी कि आपको सेंटेंस दिया जाता है, उसमें से आपको एरर चूज़ करना पड़ता है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपको पढ़ना होता है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पढ़ना होता है। इसका ग्रामर पढ़ना होता है। तो ये थे इसके सिलेबस। जब आप यह एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, जब आप कट ऑफ के अंदर आ जाते हैं, तो आपको एक स्किल टेस्ट के लिए जाना पड़ता है। यह जो स्किल टेस्ट होता है, यानी कि ये आपके टाइपिंग को देखता है। इसमें जो आपका स्पीड रहना चाहिए, अगर आप ग्रेड डी के स्टेनोग्राफर बनते हैं तो 1 मिनट में आपको 80 वर्ड टाइप करने होते हैं। इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। अगर आप ग्रेड सी के स्टेनोग्राफर हैं तो आपको 1 मिनट में 100 वर्ड पर मिनट टाइप करने होते हैं। इसमें आपका स्किल टेस्ट दिया जाता है, जिसमें आपको 10, ये तो स्पीड की बात हो गई, लेकिन आपको इसमें 10 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें आपको टाइप करना पड़ता है। तो ये था एसएससी स्टेनोग्राफर। इसके बाद हम एसएससी पे ही अगला पार्ट लाएंगे, जो पार्ट 8, जिसमें हम या तो सीजीएल के बारे में बात करेंगे या फिर इसके और एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। मैं इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।